कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल साइंस अब आसान में। हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम 10th क्लास का साइंस का सिलेबस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जिसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है उसका नाम होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल और जो केमिकल चेंज होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है और उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। इनमें से अगर कुछ भी चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो चेंज कैसा है, हमारा फिजिकल चेंज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। इसके अंदर कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, तो नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, या मैं कुछ ये कह सकती हूँ केवल कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर फिजिकल चेंज होता है, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग एंड लास्ट में ब्रेकिंग। ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मेल्टिंग करूं आइस की, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस की मेल्ट होने से क्या फॉर्मेशन होती है, हमारी वाटर की फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर केवल और केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, दैट मीन्स स्टेट चेंज हुआ है। पहले हमारा सॉलिड स्टेट था, सॉलिड स्टेट से कौन सा स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट। तो कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये कैसा है, हमारा फिजिकल चेंज। अब मैं केमिकल चेंज की बात करती हूँ, जिसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसमें चेंज आ जाए। अब केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज होती है, यानी कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है या तो वो ब्रेक हो और या फिर वो फॉर्म हो। तो इसका मतलब इसके अंदर एक न्यू प्रोडक्ट होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। तो केमिकल चेंज में एक हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम मिल्क है, मिल्क से मैं बनाना चाहूँ कर्ड, मिल्क से मैंने कर्ड की फॉर्मेशन कर दी, दैट मीन्स एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, दैट इज कर्ड। मैं वापस से कर्ड से मिल्क नहीं बना सकती। इसका मतलब जो केमिकल चेंज होता है वो हमारा कैसा होता है, इरिवर्सिबल, मतलब मैं वापस उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकती। ये जो चेंज होता है वो हमारा कैसा होता है, परमानेंट। ठीक है, जबकि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंज हमारे रिवर्सिबल भी होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे आइस से मैंने वाटर बनाया, अब मैं वाटर को वापस फ्रीज कर दूंगी तो आइस बन जाएगा, लेकिन केमिकल चेंज हमेशा कैसा होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब आप इसमें बताइए मुझे, दोनों में से किस में फिजिकल चेंज हुआ है और किस में केमिकल चेंज हुआ है। देखो, जब बर्निंग ऑफ कैंडल होता है तो कैंडल बर्न कर रही है, ठीक है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन होके हमारा लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हमारा फ्लेम से हमें ब्राउन का वो ब्लैक कलर की कुछ फ्लेम दिखती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की फॉर्मेशन हुई। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारा फॉर्म होता है, इट मीन्स न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। ठीक है, अगर मैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करती हूँ तो वैक्स जब मेल्ट हो जाता है उसके बाद अगर वो ठंडा होने के बाद वापस से वैक्स फॉर्म कर लेता है, इसका मतलब कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, उसी के अंदर कुछ चेंजेस होके हमारी स्टेट चेंज हुई है वैक्स की, लेकिन सब्सटेंस तो लास्ट में वो वैक्स ही रहा। दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। ठीक है, देखो, जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो उसमें दोनों प्रोसेसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है और साइड बाय साइड उसके अंदर मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी होता है। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ
अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कुछ रिएक्टेंट्स यानी कि मैं इनिशियली कुछ भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स लूं, वो आपस में रिएक्ट करें और एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें। तो जो मैं इनिशियल मॉलिक्यूल्स लेती हूं उनका नाम हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट्स। वो जब भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं इन राइट ओरिएंटेशन एंड विद द राइट फोर्स, तो उसकी वजह से हमारे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स को हमेशा एरो के लेफ्ट साइड लिखते हैं एंड प्रोडक्ट को एरो के हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो ये एक टाइप की हमारी क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अब हमने पढ़ी। अब हमें कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब कब केमिकल रिएक्शन होती है और कब केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। हम एनसीईआरटी से ही कुछ एक्टिविटी डिस्कस करते हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन एक्टिविटी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्टिविटी इज, हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, फिर उसको टोंग की हेल्प से पकड़ के बर्नर से उसको हीट करना है। देन आपको बताना है कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन फील हुई। तो देखिए, पहली बात तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हमने क्लीन क्यों किया सैंड पेपर से, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है अगर वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इसकी फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमें पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करना होता है। अब मैग्नीशियम रिबन है, जब उसको हम बर्न करेंगे, बर्निंग किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन O2, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो हमने एरो लगाया, अब हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, MgO। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये जो मैग्नीशियम MgO यानी कि हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, व्हाइट कलर का पाउडर हमारा इसके अंदर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, अब बैलेंसिंग मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोला गया है, टेक द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। दैट मीन्स मुझे सबसे पहले क्या लेना है, लेड नाइट्रेट मीन्स Pb मतलब लेड, नाइट्रेट NO3। इसके अंदर मुझे ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे लेड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है लेड आयोडाइड और साथ में हमारा बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो ये लेड आयोडाइड बनता है इसका हमारा येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स को हम PPT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट्स होते क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो फॉर्म हो जाते हैं दो चीजों को मिक्स करने के बाद। तो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन के कुछ समथिंग सॉलिड सी स्टेट होती है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 हमारी क्या कहती है, आपको देखो जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी है एनसीईआरटी में उनकी हर किसी की रिएक्शन, क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये सब कुछ पता होना चाहिए। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसके अंदर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, वो भी किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में हमें ऐड करना है। डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो आपको बताना है क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, और जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे क्या आपको चेंज इन टेम्परेचर फील हुआ। तो जब भी जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती है जिंक सल्फेट प्लस H2, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है।
ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स? यस, कुछ बबल्स की फॉर्मेशन हमें दिखेगी, जिससे हम बात कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी इवॉल्व हुई है। ठीक है। सेकेंड पार्ट था, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, इसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में जो हीट है वो हमारी कैसी हुई है? रिलीज। कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट रिलीज हुई है इस रिएक्शन के अंदर, तभी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। यहां से हम एक चीज डिस्कस कर सकते हैं, जिस भी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नाम से ही समझ आ गया होगा, एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक अनदर टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब हीट। ऐसी रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करें, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके अंदर हमारा क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो ठंडी हमें फील होती है जो टेस्ट ट्यूब है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें एक्टिविटी के बेसिस पे ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब केमिकल रिएक्शन होगी और कब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ ना, ये मैग्नीशियम रिबन था इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, अब ये किस में चेंज हो गया? पाउडर फॉर्म में। चेंज इन कलर, लेड नाइट्रेट, क्या कलर चेंज हो गया इसका? येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए। नाउ नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो हमने एक्टिविटी 1.3 में क्या बोला अभी, हमारा लास्ट में कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। देखो तुमने खुद देखा यहाँ पे, जब हमने जिंक की HCl या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो टेम्परेचर में चेंज आया ना। ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कुछ रिएक्शंस के अंदर। तो जब भी इनमें से कुछ भी हो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि केमिकल रिएक्शन हुई है। आई होप आपको ये जो बेसिक था ये समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।